ये कहानी है मालडा के एक प्रसिद्ध इलाके की, जहां निर्मला अपने पतिदेव और बेटे ऋषि के साथ रहती हैं। हर जिम्मेदारी निर्मला जी बखूबी निभाती आ रही थी और उन्होंने हर कदम पर अपने पतिदेव का साथ भी दिया था। समय के साथ ऋषि भी बड़ा हो गया और शादी लायक हो चुका था। एक दिन चाय पीते हुए, बेटा ऋषि, मैं सोच रही थी कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी कर ले अब। वैसे भी पापा का कारोबार तो तूने बहुत अच्छे से ओवरटेक किया हुआ है, तू सेटल भी है, तो क्यों ना एक और काम भी समाप्त कर ले। माँ, आपकी बात सही है, पर मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा। इतना कहकर ऋषि अपना नाश्ता खा के तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद अजी देखिए तो ये तो मज़े से टॉपिक चेंज करके चला गया। ना हाँ बोला ना, सीधा मुझे टाइम चाहिए कहकर चला गया। अब बताओ भला हम क्या करें। हाँ, तो उससे काम पर देरी हो रही थी। ये बातें वैसे भी छुट्टी वाले दिन करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तब तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। हाँ, वैसे ये आइडिया भी सॉलिड दिया आपने। यही सही, उससे बात हम वीकेंड पर ही करेंगे। और देखते ही देखते आ जाता है वीकेंड उस दिन। हाँ तो ऋषि, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे एक बात की थी। हाँ, मुझे याद है माँ, पर तो मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद भी कर ली है। हम शाम को उससे मिलने जाएंगे, ओके? और ऐसे नज़ारे के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो लड़की देखने गए, सबने चाय पी, समोसे खाए और साथ में मिठाई भी। अरे भाई, रिश्ता जो तय हो गया था और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी भी हो गई। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई, बहू का नाम डॉली। जैसा नाम वैसी ही एकदम प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी डॉल जैसी डॉली। पर घर वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। शादी के अगले दिन पहली रसोई में। माँ जी, वो आज पहली रसोई है तो मैं सोच रही थी कि आप क्या खाएंगी। हैं? कितनी प्यारी है मेरी बहू, सबसे जाकर पूछ रही है। ऐसा कर बेटा, पूरी आलू और खीर बना दे। जी अच्छा माँ जी। फिर वो देव जी के पास जाती है, जहाँ देव और ऋषि बैठे थे। पापा जी, आज पहली रसोई है ना, तो मैं क्या बनाऊं? अरे वाह वाह बहू, सो नाइस। तुमने पूछा बेटा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और मीठे में शीरा बना देना। और सुनिए ना, आप क्या बनाऊं आपके लिए? अरे जो आप प्यार से खिला दो मोहतरमा जी। आई मीन पास्ता विथ वाइट सॉस एंड मीठे में जम्बो चोको केक। ठीक है। देव, निर्मला और ऋषि अपने मन में सोच रहे थे, वाह जी वाह, आज के खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। सभी के मुंह में पानी आ रहा था सोच सोच के, और वो खाने के टेबल पर आधा घंटा पहले ही आकर बैठ गए। चलो सब, खाना लग चुका है। हैं? मेरे आलू पूरी? ओहो, मेरी पनीर की सब्जी। यस, मेरा पास्ता। पर ये क्या? जैसे ही ढक्कन खुले, अंदर सब्जियां देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। ये क्या मजाक है डॉली, खाना कहाँ है? और मेरे आलू पूरी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? तभी बहू मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, मैंने पूछा तो था, पर फिर ये सब जो आप लोगों का खाना था ना, वो हेल्दी खाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो पेश है करेले के पकोड़े, टिंडे की सब्जी और मूली के पराठे। टन टन। और मीठे में क्या? मीठे में तो कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ जनाब, मीठे में है कद्दू का हलवा। क्या? किसका हलवा? कद्दू का। हे मेरे भगवान जी, ये क्या है? ऐसा कोई खाना बनाता है क्या? बेटा, तुमने तो दिल के अरमान डुबा डुबा कर मार दिए। भाई, मैं तो नहीं खा सकता ये सब। मेरे लिए तो ब्रेड बटर ही ले आओ, वही खा लूंगा, और क्या। पापा जी ऐसा ना करिए प्लीज, मैंने इतने प्यार से बनाया है और आज मेरी पहली रसोई भी है। पति, जो नई शादी में बीवी का दीवाना था, वो कहता है, अरे अरे बेबी बेबी बेबी, ऐसे मत रो, ऐसे मत रो बेटा प्लीज। अच्छा चलो, हम सब खा लेंगे, ओके? अब तो मुस्कुरा दो बेबी प्लीज। ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, तब भी नहीं? लॉन्ग ड्राइव?
अच्छा ठीक है, लो हंस दिया। ऋषि खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। देव और निर्मला किसी तरह खाना निगल लेते हैं। अगले दिन आज मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर से मंगवाया जाए खाना। हाँ हाँ, बाहर से प्लीज प्लीज। हाँ, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं आज। हाँ हाँ, बाहर का ही। तो चलिए बताइए क्या खाना है। मैं जोमेटो में गोल्ड मेंबर हूँ, तो मैं कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए पिज्ज़ा। मेरे लिए छोले भटूरे। और मेरे लिए चाउमीन। ओके, अभी कर देती हूँ ऑर्डर। थोड़ी देर में जोमेटो वाला आता है, पर पार्सल तो एक छोटा सा था। डॉली, ये पार्सल तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया नहीं? शायद कुछ और बाकी होगा, एक एक करके आएगा बेटा। नहीं पापा जी, यही तो ऑर्डर किया था मैंने, आलू मटर की सब्जी और 8 फुलके। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जब ऐप पर गई तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई थी और स्क्रॉल करते करते ये आलू मटर की फोटो दिख गई, मुंह में ना पानी आ गया तो वही मंगा लिया। बहू, ये क्या है? भला कोई बाहर से आलू मटर की सब्जी भी मंगवाता है क्या? मैंने भी यही सोचा, इसीलिए मैंने फुल्की भी मंगवा लिए। चलिए चलिए सब जल्दी से खाना खाते हैं। और सब मन मार कर आलू मटर की सब्जी खा लेते हैं। पर सब्जी एक और खाने वाले 4। बड़ी नाइंसाफी है ये तो। सब आधे पेट अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जहाँ डॉली स्नैक्स खाकर सो जाती है, वहीं बाकी पानी पी पी कर अपना पेट भर लेते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले रोज डॉली, ओए डॉली डॉली डॉली। हाँ जी, क्या हुआ आपको? आज बहुत अच्छी सेल हुई है क्या? अरे अभी कहाँ, बोर्ड्स के एग्ज़ाम जब चलते हैं तो हमारी सेल्स थोड़ी कम हो जाती है। पर ये लो महीने का खर्च, मैं चला काम पर, बाय बाय। पैसे हाथ में लेते ही डॉली पहले तो बहुत खुश होती है, पर फिर अरे ये क्या, ये तो कम पैसे हैं, क्या करूं? नहीं, माँ जी को नहीं, ऋषि से रात को बात करती हूँ। रात को जब ऋषि घर आता है तो सुनिए ना जी, आपने आज मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए? क्यों? ठीक है, थोड़े कम पैसे होते तो मैं समझती, पर ये तो 25,000 के 12,000 दे दिए आपने। हाँ तो क्या हुआ, तुम सबको हेल्दी खाना खिला रही हो, सब सब्जियां एक साथ में बनाती हो। अरे भाई वाह, तुमने ही तो ये आइडिया दिया है, क्या कमाल का आइडिया है ना? नहीं तो क्या बहू, तूने तो गजब कर दिया। 1 महीने का राशन तू 2 महीने चला पाई अपनी नायाब रेसिपीज के साथ। वही ना माँ, तो अब से जो एक्स्ट्रा पैसा बचेंगे उसमें से मैं, आप और पापा बाहर जाके खाना खाएंगे। और मैं? अरे डार्लिंग, तुम खाना ना अपना हेल्दी और किफ़ायती खाना, तुम्हें कहाँ बाहर का खाना जमेगा। डॉली का मुंह खुला रह जाता है। इसे बम्बईया भाषा में कहते हैं पोपट हो गया भिड़ू। सही कहते हैं, माँ जैसी सास किस्मत से ही मिलती है। और सपना की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि कमला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देती थी। पर कहते हैं ना, बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी होती है जो माँ को भी परेशान कर देती है, और यही हाल था सपना का। ऐसे ही एक रात सब अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, पर सपना हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। अरे यार, ये वेब सीरीज ना हमेशा इंटरेस्टिंग सीन पर ही खत्म कर देते हैं। क्या करूं, सो जाऊं क्या, या एक एपिसोड और देख लेती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ, एक एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। इतना बोलकर सपना सोने के बदले हॉल में बैठकर अकेले कानों में हेडफोन लगाकर वेब सीरीज देख रही होती है। इसी बीच कमला की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर उसकी बहू अब भी बैठकर फोन चला रही है। उसे इतनी रात तक फोन चलाता देखकर कमला सपना से कहती है, अरे बहू, रात के 2 बज रहे और तू बाहर में हॉल में बैठी है। तेरी और विक्रम की लड़ाई हुई है क्या? विक्रम ने तुझे कुछ कहा है क्या? अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता, मैं अभी उसके कान पकड़कर सीधा करती हूँ उसे। अरे नहीं माँ जी, विक्रम ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहे। वो ना, मुझे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर बैठकर फ़ोन चला लूँ। मेरे फ़ोन चलाने से विक्रम जी को प्रॉब्लम होती है ना।
उसे आजकल हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है। उसे तो कल सुबह बताऊंगी मैं। अच्छा बहू, बहुत रात हो गई है, तो फोन साइड में रखकर सोने की कोशिश कर। हाँ, अगर सोने की कोशिश करेगी तो नींद आ जाएगी। इस तरह कमला सपना को उसके कमरे में भेज देती है, पर सपना की आंखों में नींद थी कहाँ। उसको तो बस वेब सीरीज अपनी खत्म करनी थी। सपना सारी रात उठकर वेब सीरीज देखती है और सुबह 5 बजे सोती है। अरे सुबह के 7 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं। खैर, जब तक वो सो रही है मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर कमला अपनी बहू को नहीं उठाती कि शायद सपना की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद जब विक्रम नाश्ता करने के लिए आता है तो कमला अपने बेटे से कहती है, विक्रम, तू क्यों बहू को परेशान करता है? अगर वो फोन चलाती है तो चलाने दिया कर ना। तेरी वजह से वो रात में सो नहीं पाई, हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। नींद नहीं आ रही थी बेचारी को, और देखा अब उसकी तबीयत खराब है। सुबह के 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं। माँ, मुझे उसके फोन चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसे नींद आएगी कैसे? सारी रात तो उसे उल्लू की तरह जागने की आदत है। और रही तबीयत की बात, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुबह 5 बजे तो वो सोने के लिए गई है, तो 7 बजे उठेगी कहाँ से? इतना बोलकर विक्रम अपना नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। पर जब कमला को ये पता चलता है कि सपना जानबूझकर सारी रात नहीं सोती और सारी रात फोन चलाती है, तो उसे सपना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। पर वो उस समय सपना को कुछ नहीं कहती और सारी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। अब सपना की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी तरह से सपना सारी रात फोन चलाती और सुबह आराम से सारा काम छोड़कर सोई रहती। पर अब कमला के सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन, बहू 7 बज चुके हैं, तेरे पति का ऑफिस जाने का समय हो रहा है। तुझे नहीं लगता कि तुझे समय पर उठ जाना चाहिए? वो माँ जी, मैं तो समय पर ही उठ गई थी, पर पता नहीं कैसे दोबारा आंख लग गई। मैं जाती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ ना। अपनी सास की डांट सुनकर सपना फौरन रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। अब नाश्ता बनाते बनाते सपना रसोई में ही सोने लगती है। तभी वहां उसकी सास आती है और सपना के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। मेरे कमरे में बारिश हो गई, मेरे कमरे में बारिश हो गई। बहू, बारिश तेरे कमरे में नहीं, तेरे सपने में हो रही है। तू यहाँ नाश्ता बना रही है या सो रही है? हैं? हम सब वहां बाहर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ अपनी नींद खींच रही है। माँ जी, सच में मैं नाश्ता बनाने ही आई थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अब दोबारा आंख ना लगे इसलिए पहले मुंह धो ले। सारी रात सोई नहीं और काम के समय महारानी की आंख लग जाती है। कमला सपना पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब सपना सबसे पहले अपना मुंह धोती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब इसी तरह से रोज सपना काम करते करते सो जाया करती और कमला सपना को बार बार उठाती और उसे सख्त हिदायत भी देती। पर सपना है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सपना गैस पर खाना चढ़ाकर रसोई में ही सोने लगती है, जिस वजह से पूरा खाना जल जाता है। खाने की बदबू कमला के कमरे तक जाती है और कमला जल्दी से रसोई में आती है। वो देखती है खाना तो जलकर राख हो गया है और हमारी सपना रानी आराम से सो रही है। सपना बहू, क्या है ये सब? तूने कसम खा ली है क्या कि तू इस घर में जलकर मारेंगी हमें? कौन जलकर मर गया? कौन मर गया माँ जी? अरे बहू, अभी तक कोई मरा नहीं है, पर बहुत जल्दी तू हमें मार देगी। यहाँ गैस पर खाना रखकर तू आराम से सो रही है। ओह, माफ करना माँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने गैस पर खाना रखा है। आखिरी बार माफ कर दो माँ जी, वो मेरी ना आंख लग गई थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब तो मुझे तेरी बातों पर ही विश्वास नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू ये गलती दोबारा करेगी, इसलिए तुझे सजा देना बहुत जरूरी है। अब से तू रात के 11 बजे सो जाएगी। रसोई के काम मैं खुद कर लूंगी, पर तू मुझे कल सुबह टाइम पर उठी हुई मिलनी चाहिए। और कल पूरे दिन में एक बार भी मैंने तुझे सोता हुआ देखा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। इस बार कमला सपना को सख्त हिदायत देकर जाती है। सपना अपनी सास का ये गुस्सा देखकर डर जाती है और रात को जल्दी से सारा काम खत्म करके अपना फोन साइड में रखकर सोने के लिए चली जाती है। सपना को आज इतनी जल्दी सोता हुआ देख विक्रम बड़ा हैरान होता है। अरे क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? सारी रात जगकर फोन चलाने वाली इस घर की बहू आज इतनी जल्दी सो रही है। आप ना मेरा मजाक मत उड़ाओ और मुझे सोने दो। अगर मैं रात में नहीं सोई और दिन में माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया
तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अच्छा, तो आज जल्दी सोने के पीछे ये कारण है। चलो सो जाओ तुम, आराम से सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये बोलकर विक्रम तो आराम से सो जाता है। पर जिसकी रात में जागने की आदत हो, भला वो रात में कैसे सो सकता है। विक्रम के सोने के बाद सपना फिर से उठकर बैठ जाती है और फोन में लग जाती है। और अगली सुबह मैं फिर से वेब सीरीज देखने लगी और रात में नहीं सोई। अब मुझे ना बहुत नींद आ रही है, पर माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मेरा बोरिया बिस्तरा बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। एक काम करती हूँ, फ़ोन में अलार्म लगा देती हूँ, 10 मिनट में दाल बन जाएगी और तब तक मैं सो जाती हूँ। अब सपना दाल गैस पर रखकर फोन में अलार्म लगा लेती है और 10 मिनट के बाद जब अलार्म बजता है तो सपना की आँख खुल जाती है। इस तरह सपना का खाना भी नहीं चलता और उसका काम भी हो जाता है, और तो और उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। अब इसी तरह सपना रात में वेब सीरीज देखती और दिन में घर के काम के साथ अपनी नींद पूरी करती और अपनी सास को पता भी नहीं चलने देती। अरे वाह वाह बेटा, हम जानते थे कि तू बहुत तरक्की करेगा एक दिन। और आखिर बेटा किसका है, प्रमोशन तो मिलना ही था। मैं अभी भगवान जी के आगे प्रसाद और आरती का दिया जलाकर आई हूँ और उन्हें धन्यवाद भी कहकर आई हूँ। भगवान की कृपा से ही आपको इतनी तरक्की मिली है काम में। ये तो है, आज मेरी 10 साल की मेहनत सफल हो गई। भगवान की कृपा से अब कंपनी में मेरा अपना ऑफिस होगा। पापा, आप वो दूसरी बात तो बताइए जो आपने मुझे और सोनिया को बताई थी। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात बताना तो मैं भूल ही गया। लगता है प्रमोशन के साथ काजू कतली का डब्बा भी मिला है जी, तभी तो देखो कितना खुश हो रहा है। अरे देवकी, तुम भी क्या छोटा छोटा सोच रही हो। काजू कतली के डब्बे पर इतना खुश होगा क्या वो? ज़रूर काजू कतली के साथ में सूखे मेवे भी तोहफे में मिले होंगे, है ना? दादाजी, ना काजू कतली मिली है ना ही सूखे मेवे मिले हैं, उससे भी कुछ बड़ा मिला है पापा को कंपनी की तरफ से। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मिला है। ऐसा तो क्या मिला है आपको जो ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं? अरे मुझे कंपनी की तरफ से नया घर मिला है। क्या? अरे ये तो खुशी ही नहीं, नाचने की बात है। इसका मतलब अब हम अपने नए घर में जाकर रहने वाले हैं। हाँ दादाजी, और वो नया घर बड़े ही पॉश एरिया में है। रोहन, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ रहते हैं। भगवान ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही दे दिया इस बार। नहीं, मैं 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी इस बार भगवान जी को। तो कब चलना है हमें उस नए घर में? हम इस हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे पापा। चलो भाई, सब लोग अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। देसाई परिवार में सब ने अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। अगले ही हफ्ते वो उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे जहां कंपनी ने उनको नया घर दिया था। पापा, बिल्डिंग तो यही है, मंदिर के सामने वाली। अब यहाँ हमारा नंबर कौन सा है वो आपके मोबाइल पे कंपनी वालों ने भेजा होगा। अरे बाप रे, ये कितना मंजिला बिल्डिंग है रे? दादी, इस बिल्डिंग में 30 मंजिल है। मुझे तो यहाँ से देख कर ही चक्कर आ रहा है। हाँ, लेकिन माँ जी, हमारा घर थोड़ी ना इतनी ऊपर होगा। मुझे तो लगता है 3रे या 4थे माले पर होगा हमारा नया घर। एक मिनट, मुझे देखने तो दो कौन सा है हमारा नंबर। हमारा नंबर, हे भगवान। विपुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर का नंबर 27वें माले पे था। वो उन्हें लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए। अरे विपुल बेटा, और कितनी ऊपर है हमारा घर? बस पापा, बस पहुंच गए हम। ये रहा हमारा घर, 27वें माले पर है। हमारा घर बादल पे है क्या? यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लग गया बेटा? माँ, अब कंपनी वाले ने यही घर हमें दिया है तो आइए ना अंदर। अरे इतनी ऊपर है घर, मैं तो नीचे देख भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी, कुछ नहीं होगा, आइए ना अंदर चलते हैं घर के। देसाई परिवार इस 27वीं मंजिल पर रहने तो आ गया था, लेकिन उन्हें इस घर में काम करने में और रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे सोनिया, जा जरा ये कपड़े डालकर आ बालकनी में। क्या हुआ? आप यहाँ छुप के क्यों खड़ी हैं? अरे मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ कपड़े डालने के लिए। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ। आइए, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, आइए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं आना, हमें तो यहाँ से नीचे देखते ही उल्टी आ रही है।
अरे मम्मी, जब तक कोशिश नहीं करोगी कहाँ से मजा आएगा। हमें मजे करने ही नहीं है, और तुम दोनों भी ज्यादा देर वहां खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सोनिया, ये कपड़े डाल दो, फिर अपने कमरे में चली जाओ। अरे मम्मी, हम दोनों यहाँ से गिर थोड़ी ना जाएंगी। यहाँ देखो, चारों तरफ बड़ी बड़ी झालियाँ लगी हुई हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी यहाँ इतनी ऊपर बादलों पे हैं हम, हाथ बाहर नहीं निकालना। कहीं हवाई जहाज आ गया तो, या किसी पकड़ी ने काट लिया तो। अरे मम्मी, हम बादलों पर नहीं है, बस थोड़े ऊपर है। तुम दोनों ना हमें मत समझाओ। ये देखो, यहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं हमें। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं घर में ही ना चले आए बादल, और अगर घर में आ गए तो बारिश हो गई तो कौन पोछा लगाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। और पोछा लगाने के लिए पूनम ताई नहीं आई है क्या? अरे वो तो हमारे पुराने घर में काम करती थी पूनम। इस घर का नया एड्रेस उसे दिया ही कहाँ है हमने। एक काम करो, आप उन्हें फ़ोन करके इस घर का कल नया एड्रेस दे दो और कहना यहाँ आ जाए काम करने। हाँ, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं अभी तक। कोई काम वाली कहाँ से मिलेगी? मैं आज ही पूनम को फ़ोन कर देती हूँ। 27वें माले पर घर मिल तो गया था देसाई परिवार को, लेकिन इनकी दिक्कतें थी कि बढ़ती जा रही थी। पहले तो मीरा का डर नहीं जा रहा था ऊपर रहने का, और अब तो उनकी काम वाली बाई ऊपर आने को तैयार नहीं हो रही थी। दोनों फ़ोन पर बात कर रही हैं। काम वाली पूनम बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अरे क्यों ऐसा बोल रही हो पूनम तुम? कौन करेगा इस बड़े से घर का काम, तू बता। अरे भाभी, मैं नीचे ही खड़ी है आपकी बिल्डिंग की। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरे को आने से ही डर लग रहा है। मेरे को नहीं आना आपके यहाँ बादल पे, मैं नीचे जमीन पे, ठीक है? अरे इतना भी ऊपर नहीं है, तू एक बार आकर देख तो सही। अच्छा, इतना ऊपर नहीं है ना, तो आप नीचे क्यों नहीं देख रही है बालकनी से? बताओ तो, आपको भी डर लग रहा है ना? अरे झूठ नको बोला ग। अरे जब घर वाले जो वहाँ रह रहे हैं उनको डर लग रहा है, तो मैं कैसे आएगी काम करने को? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं तो बस यूं ही नीचे नहीं देखना चाहती। तू आ जाना ऊपर, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही ऊपर। आपके पास आने का मतलब है भगवान के पास जाने का, आधा रास्ता पार कर लेने का। मेरे को भी जीने का है भाभी। अच्छा रुक, मैं आती हूँ तेरे पास नीचे, फिर बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आपका इंतज़ार करती है मैं, आ जाओ। मीरा जैसे तैसे करके 20 मिनट बाद नीचे आती है। तब तक पूनम एक घर का काम खत्म करके आ चुकी थी। अरे ये कहाँ चली गई अभी? अरे भाभी, आ गए आप नीचे? हाँ, लेकिन तू कहाँ से आ रही है? अरे भाभी, मेरे को मालूम था आपको टाइम लगेगा, इसलिए एक घर का झाड़ू पोछा करके आई मैं। क्या? मुझे इतना वक्त लग गया ऊपर से नीचे आने में? हाँ, नहीं तो क्या। चिल वो सब छोड़, तू सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, मेरे घर का काम क्यों छोड़ रही है? अरे भाभी, आपका ससुराल अब बादल पे शिफ्ट हो गया है, तो मैं क्या करेगी? मेरे को यहाँ से ऊपर देखने में भी ना गर्दन में अकड़ आ रही है। अरे चल, मैं ना तेरा पगार भी बढ़ा दूंगी, बस अब तो आजा। नहीं नहीं नहीं, पगार के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, मैं जा रही ली भाभी। आप कोई और ढूंढ लेना काम वाली जिसको उड़ना भी आता हो। अरे पूनम सुन तो, पूनम, हे भगवान, अब यहाँ कहाँ से ढूंढूं काम वाली? काम वाली ना मिलने से मीरा के घर का काम बढ़ गया था, और तो और अब देवकी को भी उसका हाथ बटाना पड़ रहा था काम में। अरे हम तो खुश हो रहे थे कि नए घर में जाएंगे, बड़ा घर होगा, आराम से आसपास गार्डन होगा, तो वहाँ सैर करने जाएंगे। यहाँ तो ऊपर आकर अटक ही गए हम, और तो और अब ये काम वाली भी नहीं मान रही। माँ जी, लोगों के पति की तरक्की होती है तो वो महारानी बन जाती है, यहाँ तो हम नौकरानी बन गए। ये लो, ये सब्जियाँ लेकर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक में सब्जियाँ लेकर आया हूँ। अरे मीरा देख, कहीं सब्जियाँ सूख तो नहीं गई नीचे से ऊपर आते आते? अरे भाई, मैं खुद ही सूख गया हूँ, यह तो सब्जियाँ हैं फिर भी। अरे आप गए थे सब्जी लेने तो मुझे भी लेकर चलते, जब से इस घर में आई हूँ नीचे ही नहीं गई मैं। हाँ तो आप चली जाओ। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाऊँगी मैं, ये लिफ्ट नीचे जाते जाते रुक गई तो, कहीं मैं उस पर फंस गई तो, और मेरा अंदर ही दम घुट गया तो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप धीरे धीरे आएंगी जाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे डरने से तो डर और पड़ेगा ना। हाँ दादी, नीचे इस बिल्डिंग में गार्डन भी है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे तो लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है, इससे अच्छा है कि मैं यहीं इसी घर में बैठी रहूं। यहाँ तो ऊपर कोई काम वाली भी आने को तैयार नहीं है। हमें तो लगता है हम पुराने वाले घर में ही खुश थे। इस घर में आने के बाद कोई भी सदस्य ज्यादा खुश नहीं था। रोहन और सोनिया सबको हिम्मत देते, लेकिन उसका कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा था।
और अब तो खुद विपुल भी अपनी कंपनी से मिले इस घर से परेशान नजर आ रहा था। अरे आज लेट हो गया मुझे ऑफिस में। जब से इस घर में आया है तब से आने जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से आज मैं अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया था। उसे लेने आने में 20 मिनट और लगे और फिर से जाने में 20 मिनट। ऑफिस में मुझे बॉस की डांट भी खानी पड़ गई, पता है। अरे पर ये घर भी तो आपकी कंपनी ने ही दिया है ना। हाँ, पर अब लगता है इस घर की वजह से कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ विपुल, हमें अपने पुराने घर में वापस चलना चाहिए। दादी यहाँ आया हमें सिर्फ 10 दिन हुआ है। अब थोड़ा वक्त यहाँ इस घर में रहकर तो देखिए, आपको आदत पड़ जाएगी। और माँ, हम अपने पुराने घर में वापस नहीं जा सकते। अब मैंने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया है। अब तो वो 1 साल बाद ही पुराना घर खाली करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे तो ये देखकर अजीब लगता है कि ये सामने वाले हमारे पड़ोसी कैसे रह लेते हैं यहाँ। सही कहा, ये तो बड़े खुश रहते हैं। समझ में नहीं आता ये कैसे रह लेते हैं। हाँ, इन्होंने तो एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। मैं कभी इनसे बात करूँगा कि ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद आज मीरा पहली बार अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी। उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया और तैयार होने लगी थी कि उसकी सहेली का फ़ोन आ गया। अरे कहाँ है तू? हम लोग यहाँ तेरे घर के पास जो मॉल है ना वहीं पर है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ जल्दी से। अरे ठीक है, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आजा जल्दी। बस निकल ही रही हूँ। मीरा तैयार होकर लिफ्ट में जाने के लिए निकल जाती है। 20 माले पर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। हे भगवान, मैंने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, लिफ्ट में फिर से 27वें माले पर चली जाती हूँ। मीरा लिफ्ट में ऊपर जाकर पहले पर्स लेकर आती है, फिर से नीचे जाती है। जब तक वो अपनी सहेलियों के पास पहुँचती है तब तक उसकी सहेलियों का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। अरे तुमने सब कुछ खत्म कर लिया मेरे बिना ही? हमने कहा था ना हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है। फिर भी हम इतनी देर से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तूने तो आने में इतनी देर कर दी। हाँ, इतनी देर में तो हम अपने घर भी पहुंच जाते। अरे इसकी गलती नहीं है, ये बादल पे रहती है ना, तो नीचे ज़मीन पर आने में उसे वक्त लगता है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। तू बुरा मत मान, अगली बार हम ज़्यादा वक्त निकालेंगे पक्का। अब इतना आने के बाद मैं यूं ही तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तो तू एक काम करना, यहाँ घूम ले और फिर खाना खा लेना अकेले अकेले। हम तो जा रहे हैं घर। मीरा को पहले तो अजीब लगता है अकेले मॉल में घूमना, लेकिन वो धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। वो घर की कुछ चीज़ें लेती है, फिर खा पी के अपने घर लौटती है। आ गई बहू, मिलाई सहेलियों से? नहीं माँ जी, वो दोनों तो पहले ही चली गई, लेकिन मैंने अकेले ही मॉल घूम लिया और बढ़िया खाना भी खाया है। आपके लिए भी लेकर आई हूँ। तुझे अजीब नहीं लग रहा था? सच बताऊँ तो माँ जी पहले तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर आदत हो गई तो अच्छा लगने लगा। ये लो बहू, आज मैंने लिफ्ट में ही आधी सब्जियां काट ली है। पापा जी, ये तो आपने मेरा काम ही आसान कर दिया, थैंक यू। पता है आज मैं भी पहली बार लिफ्ट से अकेले गई थी नीचे गार्डन में। अरे यहाँ का गार्डन तो बड़ा ही सुंदर है और इस बिल्डिंग में कई सारी औरतें मेरी दोस्त भी बन गई। मैं घर आ गया। अरे क्या बात है, इतनी खुश लग रहे हैं आप? अरे आज मैंने जाते हुए ऑफिस का आधा काम लिफ्ट में ही कर लिया था, इसलिए वहाँ इतना काम नहीं था। और तो और हमारा घर इतना ऊपर है कि किसी ने मुझसे नए घर की पार्टी नहीं मांगी, तो मेरे पैसे भी बच गए। पूनम चली गई तो माँ जी और मैं सारा घर का काम कर लेते हैं, वो भी जल्दी से। इससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। किसी ने सही कहा था, वक्त के साथ इंसान चलना सीख ही लेता है। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि इस घर की हम लोगों को आदत पड़ गई है। जी पापा, यही तो जीवन का नाम है, चलते रहना। हाँ पापा, सही कहा आपने, जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है, चाहे आप जमीन पर हो या फिर बादल पे। साधना अपने घर की लाडली बेटी थी। आखिर वो लाडली होती भी क्यों नहीं, आखिर वो अपने इतने बड़े घर की इकलौती लड़की थी। ऐसे ही एक दिन साधना अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी माँ नीलम उसके पास आती है। बेटा तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी है, बिकॉज मेरे एक दोस्त की शादी है। सभी लोग वहीं पर है। तुम्हारे दोस्त की शादी है इसलिए सब वहाँ बिजी है। अरे जब सब लोग वहाँ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने दोस्तों के साथ शादी में। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है जाने का।
एक्चुअली क्या है ना, शादी में थोड़ा रश होता है। आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पर एडजस्ट भी कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है वहाँ जाने का तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खाली नहीं बैठने दूंगी। चलो तुम और मैं कहीं बाहर चलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साधना खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ नीलम की मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त सावित्री से होती है। अरे सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये है मेरी बेटी साधना। साधना, ये मेरी बचपन की दोस्त है सावित्री। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आज के जमाने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया होगा, कहाँ है वो? हाँ, बड़ा तो हो गया है, बस वो घर से आता ही होगा, इसीलिए तो उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। घर से आता ही होगा मतलब ऑफिस से? अरे नहीं, वो दूसरे शहर जॉब करने गया था, इसलिए वहां से आ रहा है। उसने अपनी शिफ्टिंग यहीं करवा ली है, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। खैर ये सब छोड़, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू साधना को लेकर कभी घर आना। मेरा बेटा भी कुछ दिन घर पर ही है, तुम दोनों उससे भी मिल लेना। हाँ जरूर, हम कल ही तेरे घर आते हैं। बस तू अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, पर उससे पहले तू मुझे अपना नंबर तो दे दे। कई सालों बाद नीलम और सावित्री की मुलाकात होती है। इसके बाद उन दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और अगले दिन नीलम साधना के साथ सावित्री के घर जाती है, जहां साधना की मुलाकात राज से होती है। साधना को राज और राज को साधना पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और इस तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं? हाँ राज, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले तुम बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर यह दोस्ती मेरी साइड से प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा ही फील करने लगा हूँ। मैं भी राज। साधना और राज की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बहुत जल्द नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। साधना और राज की जल्दी ही शादी हो जाती है, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ठीक ऐसा ही सावित्री के घर में भी होने वाला था। आज साधना की पहली रसोई थी और उसकी पहली रसोई करवाने के लिए सावित्री अपनी बहू साधना को किचन में ले जाती है, जहाँ वो उसको किचन में देखकर कहती है, माँ जी, ये रसोई है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी रसोई कुछ ज्यादा ही छोटी है? आपको पता है जितना बड़ा आपका ये रसोई है ना, उससे कई गुना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, पर जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है और तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। चल आजा, मैं तुझे बता दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस तरह सावित्री साधना को सब कुछ बताने लगती है। कुछ ही देर बाद साधना की पहली रसोई भी खत्म हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ साधना धीरे धीरे अपने ससुराल में अपना एडजस्टमेंट कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सावित्री के घर की पड़ोसन विमला आती है। सावित्री, ओ सावित्री, अरे अपने बेटे की तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। विमला की आवाज सुनकर सावित्री हॉल में आती है। विमला को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे विमला, तू यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तेरे कानों में मेरी आवाज आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कब की? मुझे बताया भी नहीं। अरे अब तुझे कैसे बताती, तू यहाँ होती तभी तो तुझे पता चलता ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। विमला की बात सुनकर सावित्री अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज सुनकर साधना अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी पड़ोसन और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अब तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तेरे हाथ का खाना खाने नहीं, बल्कि तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती है, पर क्यों? बहू, ऐसा नहीं पूछते। माँ जी, मैं बस पूछ रही हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ और किस लिए जा रही हूँ। साधना की बात सुनकर विमला सावित्री की तरफ देखने लगती है। तभी साधना हंसते हुए कहती है, अरे आंटी जी, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। बताइए कब चलना है?
साधना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद साधना अपनी पड़ोसन सास के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके छोटे से घर को देखकर कहती है, आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। आई एम सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको पता है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है। साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री और विमला दोनों ही सन खड़ी हो जाती हैं। बहू, ये तू क्या कह रही है? ये मत भूल कि ये हमारा घर नहीं बल्कि पड़ोसन का घर है। आई एम सॉरी माँ जी, पर मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे मायके का हॉल आंटी जी के घर से बड़ा है। चुप कर जा बहू, चुप कर। मानती हूँ तेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जा। सावित्री की बात सुनकर साधना चुप्पी साध लेती है, लेकिन विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है, पर बेचारी करती भी क्या। आखिर उसने ही साधना को अपने घर बुलाया था, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं बोलती और उसे बैठने के लिए कहती है। आंटी जी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है। साधना ये बात बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लगती है। उप्स, आई एम सॉरी। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे बढ़िया क्वालिटी के सोफे हैं। आपको पता है, आप एक बार बैठोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज पर बैठ रहे हैं। साधना की ये बात सुनकर एक बार फिर विमला को बुरा लगता है और इस बार वो गुस्से में साधना से कहती है, साधना बहू, माना कि तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर का सोफा मेरे घर के सोफे से अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तेरा घर नहीं बल्कि मेरा ही घर अच्छा है। तू चाहे कितनी भी अमीर घर से क्यों ना हो, लेकिन ये मत भूल वो अमीर घर अब तेरा नहीं रहा। सावित्री बहन, माफ करना, लेकिन आपकी बहू मुंह फट है और इतना कंपैरिजन करती है कि कुछ पूछो ही मत। और आपकी बहू का क्या ही बताऊं, अगर आपकी बहू का यही हाल रहा ना तो मैं लिख कर दे रही हूँ, आपका उठना बैठना हर किसी के साथ बंद हो जाएगा। विमला, सॉरी, मेरी बहू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहू में ना थोड़ा सा बचपना है, इसलिए वो कुछ भी बोल जाती है। साधना बहू, चल यहाँ से। सावित्री अपनी बहू को घर वापस ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है, तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरे मायके के जितने हम अमीर नहीं हैं और हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। और इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहूंगी कि अब तू मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही है, इसलिए तुझे अपने ससुराल के तौर तरीके जल्दी ही अपना लेने होंगे, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं बस ये बताती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। साधना की बात का सावित्री कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। साधना की जो आज हरकत थी उससे सावित्री बहुत नाराज थी और बस इसलिए साधना अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दो। पक्का मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचूंगी। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखती है। पक्का ना? तो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी, पक्का आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमें किसी चीज की प्रॉब्लम हो। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसको माफ कर देती है, पर तभी साधना अपनी सास का बेड देखती है और कहती है, माँ जी, आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरी मॉम का बेड कितना बढ़िया था, पूरा गोल बेड था। मैंने ही पसंद किया था वो बेड उनके लिए। बहू, तो फिर से शुरू हो गई? आई एम सॉरी। वो लगता है माँ जी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगी। इस तरह साधना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती और सावित्री को अपनी बहू को इसी रूप में अपनाना पड़ता है। निमिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल रही थी। सज धज के मैं जरा बन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लूं खुद अपनी नजर उतार। तभी शालिनी जी को कोई काम याद आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज़ सुनकर उस आवाज़ का कायल हो जाता है। ये इतनी मधुर आवाज़ किसकी है भला? वो गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। ओए होए होए होए, ये तो बला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज़ इतनी मधुर।
भगवान, इससे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। आइए भाई साहब, ये आप ही का बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आए थे। जी? अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी बेटी कहाँ गई? हाँ, वो बस आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना कुछ बोल कर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोली जा रही हो। तभी शालिनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़ी होकर गा रही थी। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा, अभी ना निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती बेटा, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात। निमिता यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानो, वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है। छच धच तो मैं डलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस बस बस, ये कैसे बोल रही हो तुम निमिता? जरा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ माँ, ये क्या किया आपने? मेरी शादी एक तोतली लड़के से करा दी है। तोतली? हाँ माँ, तोतली, वो तोतली है माँ। तभी निमिता वहाँ आती है। माँ दीदी तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे। निमिता की तोतली आवाज़ सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जिठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। देवरानी जी तोतली है, वाह जी वाह। देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज़ सुनकर कितना मज़ा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है? हाँ देवा जी, यहाँ तो आपकी लाइफ की शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बड़ी बाहू चुप। बोल बेटा, अब क्या हुआ? बोलूं? क्या बोलूं? मेरी बीवी तोतली है माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया, ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था ना, तो हम जेल कैसे जाएंगे? वैसे वो चक्की नहीं, गेहूं होता है माँ जी। हाय राम, चित भी इसकी पट भी इसकी। बेटा अब तो तू ही संभाल इसे, तेरी पसंद है, तू ही जाने। फिर शिवम वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी। अरे लुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। देखते जाइए ये तोतली बहू घर में कितना हंगामा करवाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफ़िन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब तो आपकी शादी हो गई है,
भाभी का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ो अब। कहो ना अपनी तोतली बीवी को कि टिफिन पैक कर दे। एदी, ये लो आपका डिब्बा तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है। वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी ढंग से उससे बात नहीं करता था। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ वो बाजारी कह रही है। अरे नहीं नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक फेविस्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ दी? तेरा मुंह बंद करने के लिए तोतली। जा अब। फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में मैं ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है ना? हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुक ना, डेमो दिखाती हूँ। ओह हेलो निमिता, कैसी हो? दी आप तो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ना तुम्हारी सास की सहेली हूँ और पड़ोसन भी हूँ। अत्ता अत्ता आंटी जी, आप ही वो औरत हो जिसकी माँ जी बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है कि आप टकली और नकली बाल लगाकर घूमती हो और ये आपकी डांट भी ना नकली है। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। नाइस डेमो। निमिता जुबान से तोतली होती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं वो कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोल सके। फिर एक दिन, शिवम जी, कब तक गुट्ठा लाओगे? गुट्ठा ठोक दो ना। देवरानी जी, गुस्सा है, पान थोड़ी ना है जो पिक मारने की जगह ना मिले तो घोंट ले। भाभी, गुट्ठा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को। भाभी वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देखा देवर जी, आप कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी बखूबी समझ में आती है। अरे जब इतना ही प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों हो उससे? बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह मैं कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अब जैसी भी है, मेरी तोतली बहू है कमाल की। तो इच्छी बात पे एक गाना हो जाए। नहीं,